Hello students, I am Anirudh Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Student, today we are going to discuss about geometry of the coordination compound. तो लेकिन बच्चों बात ये है कि अभी हमने पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रहा था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। उस वीडियो में अभी जो मैंने लेक्चर इसके पहले लेक्चर 16 या 17 आई थिंक ऐसे था, उसमें मैंने आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाया। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लास्ट पॉइंट आई थिंक मैं पढ़ाया था, लेकिन इसमें बताना जरूरी है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लास्ट पॉइंट था 7 नंबर पॉइंट। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लास्ट पॉइंट 7 नंबर पॉइंट था, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसमें बताया गया, अभी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाया और उसमें मैंने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैंने पॉइंट वाइज बताया और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो है सही से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो उसका 7 नंबर पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट में बताया गया, किसके बारे में बताया गया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉइंट अपने थ्योरी के 7 नंबर पॉइंट में एक्सप्लेन करता है कि हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में हमको बढ़िया से बारे में नॉलेज अपडेट कराता है। कौन कराता है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का 7 नंबर पॉइंट है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका मतलब बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में भी बताता है। तो उसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते समय एक काम करिएगा, आप भी ऐसे 3 लाइनिंग पहले मेंशन करिएगा। 3 लाइनिंग में एक साइड लिखिएगा नंबर ऑफ डोनर एटम, बीच में लिखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और लास्ट में ज्योमेट्री। ठीक है, तो चलिए ठीक है, एक एक को हम लोग लिखना शुरू करेंगे। नंबर ऑफ डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम का मतलब समझिए। नंबर ऑफ डोनर एटम मींस होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेटा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही कहते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही कहते हैं नंबर ऑफ डोनर एटम। जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसी को कहते हैं डोनर एटम। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उनको हम कई नाम से जानते हैं। लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसे हम कई नाम से जानते हैं। जैसे कि उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, उसे हम डोनर एटम कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई लिगेंड है बेटा, वह सेंट्रल मेटल एटम से 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उसमें हम बोलते हैं कि इसमें डोनर एटम 1 है। ठीक है, अगर 2 लिगेंड है, सपोज करिए कोई एक लिगेंड है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो डोनर एटम 2 होंगे। कोई भी ऐसा लिगेंड है जो सेंट्रल मेटल एटम से मोर देन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उसमें भी डोनर एटम मोर देन 2 होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर भी मोर देन 2 होगा। तो कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, डोनर एटम, ये सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही हम लोगों को समझना है नंबर ऑफ डोनर एटम। तो हम लोग चलिए एक एक को करते हैं। नंबर ऑफ डोनर एटम में जैसे सपोज करिए यदि ऐसा कोई भी लिगेंड हो जिसमें नंबर ऑफ डोनर एटम 2 हो, ऐसा कोई भी लिगेंड हो जिसमें नंबर ऑफ डोनर एटम 2 हो, नंबर ऑफ डोनर एटम 2 होंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनाएगा वो होगा हमारा sp। कौन होगा? sp और उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी। कैसी होगी बेटा? लीनियर। ये अच्छा, ज्योमेट्री में मैं आपको पढ़ाना सिखा दे रहा हूं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब कुछ बच्चे कम समझ रहे होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल मींस होता है, देखिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल मींस होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन को मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको बताया गया था, जैसे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैं फिर से बता दे रहा हूं। मिक्सिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन।
मिक्सिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल, मिक्सिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। बेटा कई एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर देना, कई एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर देना कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की सेकंड डेफिनेशन है, हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आफ्टर मिक्सिंग ऑफ ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट। हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आफ्टर मिक्सिंग ऑफ ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मेनली वैसे 8 टाइप के होते हैं, होते बहुत हैं लेकिन मेनली 8 हैं। उनको हम देखते हैं कौन कौन होते हैं, हम लोग क्रम से पढ़ते हैं। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन होता है एसपी। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन कैसे होती है, जैसे व्हाट इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो आप क्या बताएंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में? देखो बेटा इसमें कैसे देख के बताते हैं डेफिनेशन। देखिए एसपी में कैसे आप बताएंगे, अब देखिए एसपी में कितना यस है कितना पी है, तो भाई 1 s है 1 p है, तो बोलेंगे when 1 s and 1 p orbitals, you can say about the definition of sp hybridization, when 1 s and 1 p orbital are mixed with each other then which gives sp hybridization। जैसे कहीं पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? इसमें देखो s1 है p2 है, तो बोलेंगे when 1 s and 2 p orbitals are mixed with each other then which produces sp2 hybridization। कहीं पे दिया हुआ है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे? इसमें देखिए 1 s है 3 p है 1 d है, कैसे बोलेंगे? तो बेटा हम इसकी डेफिनेशन बोलेंगे when 1 s, 3p and 1d orbitals are mixed with each other। I repeat again about the definition of sp3d hybridization। When 1 s, 3p and 1d orbitals are mixed with each other, then this type of hybridization is called sp3d hybridization। कहीं कहीं पे कुछ ऐसे दिया रहता है d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, इसको बताओ। तो देखो इसमें क्या कैसे है, 2d है 1 s है 3p है, तो डेफिनेशन होगा when 2d 1 s and 3p orbitals are mixed with each other then this type of hybridization is called d2 sp3 hybridization। तो इस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन होती है बच्चों। तो हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग वही क्रम से देखेंगे। तो मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ डोनर एटम मींस होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। तो यदि नंबर ऑफ डोनर एटम या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या 2 हो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डोनर एटम 2 हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 हो, तो उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा sp, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और उसकी ज्योमेट्री बनेगी लीनियर। लीनियर कुछ ऐसे बनेगी, कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पे कोई मेटल है और इधर कोई लिगैंड है। मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, यहाँ कोई मेटल है और यहाँ कोई लिगैंड है, यहाँ कोई लिगैंड है, तो लिगैंड के पास लोन पेयर होता है। बेटा ये अपने लोन पेयर से सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ऐसे अगला भी लिगैंड दूसरा भी लोन पेयर होगा, वो अपने लोन पेयर से फिर से सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर है लुक लाइक ऐसे होना चाहिए, आप कह सकते हैं 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो इसे बोलते हैं लीनियर से। क्या बोलते हैं? लीनियर से, कि ये इसकी ज्योमेट्री लीनियर ऐसे होती है। तो ये हो गया। अब हम पहला हमने देख लिया, अब मैं आपको बताऊंगा यदि सपोज करिए कि नंबर ऑफ डोनर एटम 3 हो जाए, सपोज करिए कि नंबर ऑफ डोनर एटम 2 था तो हाइब्रिडाइजेशन इसके हुआ और उसकी ज्योमेट्री लीनियर हो गई। दूसरे नंबर पे यदि डोनर एटम मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तो जो आपका बनेगा हाइब्रिडाइजेशन वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका जो ज्योमेट्री बनेगी sp2 की
वो होगी क्या भाई, वो होगी sp2 की होती है ज्योमेट्री प्लानर, ठीक, प्लानर। तो बेटा ये हो गया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ट्राइगोनल प्लानर कह सकते हो, लिख लेना ऊपर, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। तो यदि डोनर एटम 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और ज्योमेट्री उसकी लीनियर बनेगी। दूसरा, यदि नंबर ऑफ डोनर एटम मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, ज्योमेट्री लीनियर। यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड मींस डोनर एटम 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइगोनल प्लानर। समझ में आ गया होगा। तीसरे नंबर पे है बच्चों इसमें, तीसरे नंबर पे जैसे कि सपोज करिए कि नंबर ऑफ डोनर एटम 4 हो, ठीक है, और यहाँ पे 4 डोनर एटम 2 केस में आता है। मैं 2 बार 4 कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा अंडरलाइन आप भी ऐसे कर लेना, ये ध्यान देना, ये समझने की बात है। यदि डोनर एटम 4 हो तो कभी कभी डोनर एटम 4 मींस होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 हो तो कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, और कभी कभी डोनर एटम 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका dsp2 आ जाता है। तो ये चीज तो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा कि कब 4 होगा तो sp3 होगा और कब 4 होगा तो dsp2 होगा। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा आगे इसकी ज्योमेट्री कैसे जो निकाली जाती है, ज्योमेट्री आना चाहिए, कैसे निकालते हैं वो मैं पिछले वीडियो में पढ़ा भी चुका हूँ। ज्योमेट्री हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए आपको रूल पढ़ना पड़ेगा। लेक्चर नंबर आप 16 को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि डोनर एटम मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 हो तो sp3 भी होता है और 4 हो तो dsp2 भी होता है। ये हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जब हम लोग उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका प्लस स्टेट में हम उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सबसेल के फॉर्म में, तो हमें क्लियरिफाई होता है कि sp3 होगा कि dsp2 होगा। और ये दोनों ज्योमेट्री जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है, ये हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है नंबर लिगेंड कैसा है आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का है, वीक फील्ड का है, ठीक है, तो उसके कारण भी ये चीजें चेंज होती रहती हैं। अब यहाँ समझिएगा, यदि सपोज करिए कि नंबर ऑफ डोनर एटम 4 हुए और उसकी ज्योमेट्री sp3 बन रही है, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा बेटा। और यदि dsp2 होगा तो ये बनाएगा, इसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। क्या बनाएगा? स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर। ये समझ में आ गया आपको। अब मैं अगला बताने चल रहा हूं। सपोज करिए कि नंबर ऑफ डोनर एटम की संख्या यदि 5 हो, डोनर एटम की संख्या 5 हो, तो जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो बनेगा sp3d, ठीक है। यदि नंबर ऑफ डोनर एटम मींस होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या कह सकते हो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या यदि 5 हो, या टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 5 हो, या कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम 5 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d बनेगा और इसकी ज्योमेट्री होगी, इसकी ज्योमेट्री आप अच्छे से नोट करेंगे। इसकी ज्योमेट्री आई थिंक होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। चलिए लास्ट में 2 और बचे हैं, उनको ध्यान दीजिए। यदि नंबर ऑफ डोनर एटम 6 और 6 भी 2 टाइम आता है, इसको भी थोड़ा वैसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक। ये दोनों बहुत ध्यान देने हैं, 4 और 6 वाले। 4 में भी 2 आता है तो कभी कभी sp3 देगा, कभी dsp2 देगा। ऐसे 6 में भी होता है। यदि नंबर ऑफ डोनर एटम 6 हो, या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 हो, या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनेगा देखिएगा। यदि 6 होता है तो कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बनता है और कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन d2 sp3 भी बनता है। ये होता है बेटा। यदि
ये दोनों में से कोई भी, इन दोनों में से sp3d2 और d2sp3 में से कोई भी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो इन दोनों की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल, इनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। ध्यान देना, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 हो तो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन इनका दो रूप में हो सकता है, या तो sp3d2 बनाएगा या तो d2sp3 बनाएगा। दोनों में से चाहे जो बनाए ज्योमेट्री सेम होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये चीजें बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आप इसको नोट करिए। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीजें और बताना चाह रहा हूं कि कैसे हम कंफर्म करते हैं कि इनमें से जितने हाइब्रिडाइजेशन वाले हैं, ये इसमें से जितने भी हाइब्रिडाइजेशन वाले हैं, ये कौन कौन ऐसे हैं जो इनर कॉम्प्लेक्स देते हैं और कौन कौन ऐसे हैं जो आउटर कॉम्प्लेक्स देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इधर नोट करूंगा। जो बच्चों को ये सब नोट करना हो जल्दी से नोट करें, तो इसके बाद वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। इसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा इधर वाला, और इस साइड में मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा इनर एंड आउटर ऑर्बिटल ऑफ कॉम्प्लेक्स आप कैसे पहचानेंगे। तो ठीक बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए ठीक है, चलिए तो मैं आपको इस साइड में बताने चल रहा हूं, देखिएगा। मैं आपको इधर बताऊंगा बेटा, इतने में मैं बताऊंगा आपको, आप बहुत अच्छे से देखिएगा कैसे आप कंफर्म करोगे। तो देखिएगा बच्चों, होता क्या है, इस एक लाइन इधर खींच लो भाई, ये देखो उधर का चीज पहले नोट करिए फिर इधर। अब इसमें ध्यान दीजिए, पहले तो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन वाले टर्म नोट कर लिया जाए कि हाइब्रिडाइजेशन वाले टर्म होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये आई थिंक इतने होते हैं 1 2 3, और मैंने देखो एक चीज भूल गया, मैं ऊपर नोट कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा सही करना होगा, मैंने छोड़ दिया। चलिए हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए ये मैंने नोट कर लिया, ठीक है। इसी के नीचे नोट करिएगा, पहला sp हो गया, sp2, फिर ये sp3 हुआ। अब ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2, एक और होता है sp3d3 भी होता है आई थिंक, उसको भी मैं नोट कर दे रहा हूँ, उसको नोट करिए तब इसको लिखिएगा, लिख लीजिएगा। एक और होता है, मैं टोटल आपको बता दे रहा हूँ टोटल होते कितने हैं, sp3d3 होता है और एक होता है आपका dsp2 और एक और होता है d2sp3। इतने, थोड़ा इसको और सही से नोट कर दो मैं, साफ साफ जिससे आपको दिखे, d2sp3। चलिए इतने हो रहे हैं बेटा, तो इनको हमको आपको कैसे दिखाना है ये समझना है बहुत अच्छे से। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया, अच्छे से आप समझते रहिए बच्चों। ये देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन में टोटल कितने हाइब्रिडाइजेशन शो हो रहे हैं, देखिए नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 6 7 8। 8 मेन होते हैं, इतने ही मेन हैं। एक एक की हम लोग ज्योमेट्री देख लेते हैं। ज्योमेट्री थोड़ा जल्दी जल्दी देखिएगा। इसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर, इसकी ज्योमेट्री होगी sp2 की, अभी अभी मैं आपको बताया था, sp2 की होती है ट्राइगोनल प्लेन, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और sp3d की ज्योमेट्री होती है sp3d, देखो मैं नोट भी किया हूँ sp3d, देखो ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल
बाई पिरामिडल ये हो गया। और D2 sp3 D2 की ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, ये हो गई। और sp3 D3 क्या होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और इसकी ज्योमेट्री होती है DSP2 की, मैं अभी भी बताया था। DSP2 की होता है स्क्वायर प्लेनर, क्या होता है बच्चों स्क्वायर प्लेनर। और एट लास्ट D2sp3 का होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो ये तो नंबर ऑफ कितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं। तो मैंने आपको अभी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बताया बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन है सिंपल एकदम, मिक्सिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। In another word, you can say that about the definition of hybridization. Hybridization is the intermixing of atomic orbital after mixing of all atomic orbitals are equivalent. I repeat again about hybridization. Hybridization is the intermixing of atomic orbital after mixing of all atomic orbitals are equivalent. तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। टोटल कितने टाइप के होते हैं, टोटल मेनली 8 टाइप के होते हैं। इनकी मैंने पूरा ज्योमेट्री भी नोट कर दिया। अब इसमें आपको देखना है कौन कौन इनर कॉम्प्लेक्स देते हैं, कौन कौन आउटर देते हैं। तो एक काम करो बच्चों, इसमें देखो जिनका क्रम सही है, सही क्रम का मतलब सही, जैसे टोटल सबसेल होते हैं 4 SPDF। टोटल सबसेल कितने होते हैं 4 SPDF। अब इसमें देखो सेल का क्रम कहां तक सही है। सेल का क्रम यही होता, पहले S आता, फिर P आता, तब D, तब A। तो देखो क्रम से कहां तक है, यस के बाद P सही क्रम है, यस के बाद P भी सही क्रम है, यस P सही क्रम है, यस PD सही क्रम है, यस PD सही क्रम है, यस PD सही क्रम है। यहां से क्रम डिस्टर्ब हो रहा है। पहले यस आना चाहिए लेकिन यहाँ पहले D आ गया, पहले D आ गया। तो इन दोनों का क्रम थोड़ा डिस्टर्ब है, इन दोनों का क्रम डिस्टर्ब है। बाकी यहां से लेकर बेटा यहां तक इन सब का क्रम सही क्रम में है। ये सभी कैसे हैं, ये सभी सही क्रम में है, ध्यान देना। ये सभी हमारे सही क्रम में है और ये दोनों का क्रम सही नहीं है। तो ध्यान देना, जिनका क्रम सही है, सही क्रम वाले कॉम्प्लेक्स जो देते हैं वो देते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या देते हैं बच्चों, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बेटा इसमें से जितने से सही क्रम वाले हैं, सही क्रम sp3 D3 तक है, ये जो सही क्रम वाले हैं इनका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहां से जो क्रम डिस्टर्ब हो जाता है तो कहने का मतलब बाहर का ऑर्बिटल इनर साइड में आ जाता है। भाई रूल ये है पहले जैसा आना चाहिए, फिर P आना चाहिए, तब D आना चाहिए। लेकिन यदि बाहर का ऑर्बिटल D अंदर आ जा रहा है, बाहर का ऑर्बिटल अंदर आ जा रहा है, इसका मतलब ये इनर कॉम्प्लेक्स देना शुरू कर दिया। अभी तक ये क्रम से थे, बाहर साइड में थे, क्रम से बाहर थे, तो आउटर ऑर्बिटल दे रहे थे। लेकिन यही बाहर का सबसेल अंदर में आ गया, D बाहर से अंदर आ गया तो इनर कॉम्प्लेक्स देना शुरू कर देगा। इसीलिए जो ऐसे दिखेंगे क्रम डिस्टर्ब दिखेगा वो सब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देंगे। कैसा देंगे, इनर, थोड़ा सही नोट कर लिया जाए। इनका क्रम होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये तो बच्चों आई थिंक आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ गया होगा। आप पहले इसको नोट करेंगे, फिर आप उधर का नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ड्रॉबैक क्या है, तब तक आप वीडियो को इतना पॉज करके नोट करें। इसके बाद हम तो पढ़ते हैं नेक्स्ट, जल्दी आप नोट करें इतना। ओके बच्चों, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से
हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ड्रॉबैक्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और पेपर में भी बोर्ड में भी बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बच्चों इसको आपको रट लेना है पेपर के लिए। ड्रॉबैक्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, साइंटिस्ट जो ड्रॉबैक ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब हुआ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को साइंटिस्ट, आई थिंक ड्रॉबैक ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था साइंटिस्ट, 1 मिनट, यस, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था साइंटिस्ट पाउलिंग ने। किसने दिया था बच्चों? साइंटिस्ट पाउलिंग। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बताया था साइंटिस्ट पाउलिंग ने। पाउलिंग साहब ने एक थ्योरी दिया, जिसका नाम था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और जो पाउलिंग साहब ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर दिया, उनके थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक थी, जैसे उसी ड्रॉबैक को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिएगा दिया है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बट इट हैज अ नंबर ऑफ शॉर्टकमिंग्स। देखिएगा, आई रिपीट अगेन, मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले आप हेडिंग नोट करिए, ड्रॉबैक्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हेडिंग नोट हो गई। हेडिंग के बाद बच्चों एक काम करिएगा, आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ड्रॉबैक किसी के बारे में 2 लाइन लिखा हुआ है, तो आप पहले जानिए कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था किसने। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था साइंटिस्ट पाउलिंग ने, ठीक है। पाउलिंग साहब ने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया, और जो उन्होंने बताया, एक थ्योरी बनाकर बताया, उसका नाम पड़ गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो पाउलिंग साहब की थ्योरी में कुछ न कुछ ड्रॉबैक आई, भाई कमियां आई, कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछा गया जिसका आंसर वो नहीं दे पाए, तो वही चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो आप वहां से देखिए लिखा हुआ है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी vividly successfully explains the geometry and the magnetic behaviors। पहले समझिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, बहुत अच्छे से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैग्नेटिक बिहेवियर को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बहुत ही बेहतर बताया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे देखिए, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बट इट हैज, यहां से बहुत ध्यान देना है, बट इट हैज अ नंबर ऑफ शॉर्टकमिंग। लेकिन इनकी थ्योरी में कुछ न कुछ शॉर्टकमिंग पाई गई, कुछ न कुछ कमियां पाई गई। वही हम लोग पॉइंट से देखते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। पाउलिंग साहब जिन्होंने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर आप इसमें वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में सही से अंतर नहीं कर पाए, तो ये इनकी कमी रह गई। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी साइंटिस्ट पाउलिंग के द्वारा जो दी गई थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो पाउलिंग साहब ने कुछ चीज़ों के बारे में नहीं बताया अच्छे से। क्या क्या चीज़ों के बारे में नहीं बता पाए। इन्होंने वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं बता पाया, तो ये इनकी कमी होगी। इसलिए फर्स्ट ड्रॉबैक इनकी है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ये हो गया, समझ में आया होगा। दूसरा है, इट कुड नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्टरी, आप फिर से देखिए भाई थोड़ा सा, इट कुड नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब समझिए, इट कुड नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्टरी, इट कुड नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्टरी। इन्होंने को जैसे कह रहा, इट कुड नॉट गिव, ये नहीं दे सके, एनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, मतलब सेटिस्फाई होने वाला एक्सप्लेनेशन। साइंटिस्ट पाउलिंग ने जो अपना एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया, उनके थ्योरी में ये सही से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए बेटा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कलर का फॉर्मेशन करते हैं,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कलर का फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे पाउलिंग साहब। और पाउलिंग साहब ने आपको बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो पाउलिंग साहब एक कोई सटीक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर पर। इट डज नॉट गिव एन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फिर वही बात आ गई, फिर से जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ये सही से एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई थर्मोडायनेमिक के बारे में। अब जैसे थर्मोडायनेमिक में ये काइनेटिक स्टेबिलिटीज के बारे में सही से नहीं एक्सप्लेन कर पाया ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो थर्मोडायनेमिक टर्म है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो थर्मोडायनेमिक टर्म है लाइगेज, काइनेटिक स्टेबिलिटीज, इन सब के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद फोर्थ नंबर पे इनकी ड्रॉबैक आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। फोर्थ नंबर पे है इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब बेटा फोर्थ नंबर पॉइंट पे आप लोग देखिए, फोर्थ नंबर पे दिया है इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दे पाई टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। हमने अभी आपको जो ज्योमेट्री पढ़ा रहा था उसमें बताया था मैं कि यदि 4 डोनर एटम होंगे तो दो टाइप का आपका जो है हाइब्रिडाइजेशन बन सकता है जब आपके लिगेंड की संख्या 4 हो। कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 4 हो या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या लिगेंड की संख्या 4 हो तो बच्चों कहने की बात बस इतनी है कि वहां पर sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। तो ये कंडीशन आ गई, 4 लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 है तो कोई भी हो सकता है। अब sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा और dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। तो यही बात हो रही है कि ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों में 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों में होते हैं, लेकिन ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कौन टेट्राहेड्रल देगा और कौन आपका जो है स्क्वायर प्लेनर देगा। तो ये चीज इनमें कमी हो गई। और लास्ट में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि ड्रॉबैक का लास्ट पॉइंट। इनकी ड्रॉबैक का लास्ट पॉइंट बेटा ये है, आप देखिए 5th नंबर पे, इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल आयन in a particular oxidation state are low spin। देखते रहिएगा बेटा, जो बर्नर थ्योरी थी, बर्नर थ्योरी को पाउलिंग ने दिया। पाउलिंग साहब अपनी बर्नर वेरी रियली सॉरी, नॉट बर्नर थ्योरी। यार मैं बर्नर थ्योरी पढ़ा भी रहा हूँ एक स्थान पे और तुम्हें बार नहीं, तो ठीक है सॉरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था साइंटिस्ट, किसने दिया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था भाई बर्नर थ्योरी तो साइंटिस्ट अल्फ्रेड बर्नर ने दिया था, उसकी बात नहीं हो, निकल गया मुख से, उसके लिए सॉरी बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ड्रॉबैक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो ड्रॉबैक नंबर 5 है, 5 नंबर में ड्रॉबैक में बताया गया कि भाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को साइंटिस्ट पाउलिंग ने दिया था। तो पाउलिंग साहब ने अपने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो इनकी जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, इनसे कुछ क्वेश्चन और पूछा गया जिसके बारे में सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे कि ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कौन कौन ऐसे कंपाउंड हैं जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देते हैं और कौन कौन ऐसे हैं जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देते हैं। अब जो बच्चों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देते हैं उनकी स्पिन हमेशा लो होती है, उनकी स्पिन हमेशा क्या होती है? लो स्पिन के होते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कैसे आप पहचानेंगे कौन सा लिगेंड लो स्पिन का है कौन हाई स्पिन का है? तो जो लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देने वाले होते हैं, जो लो स्पिन, यहां ध्यान दीजिए, लो स्पिन और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन वाले लिगेंड को ही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बस समझिए, जो ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम से मिलकर, ठीक है, ऐसे लिगेंड जिसकी स्पिन लो होती है, ऐसे लिगेंड जिसकी स्पिन लो होती है, ठीक है, वह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देने वाले लिगेंड कौन हो सकते हैं या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देने वाले लिगेंड कौन हो सकते हैं? वह हमेशा स्ट्रॉन्ग
फील्ड लिगेंड, बोलना नहीं आपको, लिगेंड, ये बहुत ध्यान देना बच्चों, ठीक है, ये हो गया। और ध्यान ये देना है कि जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वाले लिगेंड होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वाले लिगेंड को ही कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाले लिगेंड। तो ये किस टाइप के लिगेंड होते हैं जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देते हैं? भाई जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वाले थे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड देता है, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देने वाला लिगेंड हमेशा वीक फील्ड का होता है, वीक फील्ड। तो ये आपको ध्यान देना है, वीक फील्ड लिगेंड होंगे, यहां नोट कर लीजिएगा, वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया है। एक बार मैं फिर से स्पीड में इसको रिवाइज करा दे रहा हूं आपको। आप हेडिंग नोट करेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था साइंटिस्ट पाउलिंग ने। आगे आप नोट करेंगे, वीवीटी सक्सेसफुली एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द coordination compounds, but it has a number of shortcomings. First है इनकी ड्रॉबैक, it does not distinguish between weak and strong field ligands. Second है, it could not give any satisfactory explanation for the color of the complexes. And third number पे है बेटा, it does not give an exact explanation of thermodynamic में लाइक है जैसे काइनेटिक स्टेबिलिटीज होता है ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फोर्थ नंबर पे है, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स ऑफ फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। एट लास्ट फिफ्थ पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल आयन इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट और लो स्पिन इट मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड व्हिच ऑलवेज गिव्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एंड सेकंड इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मींस वीक फील्ड लिगेंड, एंड वीक फील्ड लिगेंड ऑलवेज गिव आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। सो आई होप आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप कर मैं पहले टाइमिंग देख लो, ज़्यादा समय तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा टाइम होगा तो मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। यस बच्चों, बहुत हो गया है, तो टाइमिंग से 37 मिनट लमसम हो गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ टुडे इज इनफ। तो आप लोग बढ़िया से आज ड्रॉबैक पढ़ लीजिएगा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, कल मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा। इसके बाद 2 टॉपिक और हैं, 2-3 चैप्टर खत्म होगा 2-3 टॉपिक के बाद। तो बच्चों टुडे इज इनफ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।